जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष भी कमोबेश यही कह रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना। अकेला मुमकिन नहीं है मोदी से टकराना, इसलिए मिलकर जोर लगाना। दरअसल आज़ाद हिंदुस्तान में विपक्ष को खड़ा करने और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का एहसास कराने वाले नेता थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। 1953 से ही सक्रिय राजनीति से जयप्रकाश ने संन्यास लेकर के दलविहीन लोकतंत्र और सर्वोदय का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उस समय लोहिया थे जिन्होंने विपक्ष क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए, इसका पाठ भारतीय लोकतंत्र को सिखाया। अपने जुझारूपन और लोकतांत्रिक मूल्यों के बूते लोहिया ने आज़ादी के बाद एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को अपनी मौत से ठीक पहले, जब लोहिया जी का निधन हुआ था 1967 में, उससे ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को पानी पीने पर मजबूर कर दिया था। लोहिया के ही प्रयास का नतीजा रहा कि 1967 में कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में चुनाव हार गई और पहली बार विपक्ष उसे टक्कर देने की हालत में दिखा। लोहिया के निधन के बाद लगभग 7 साल के बाद 74 के आंदोलन में जेपी को देश ने कमान दी और जेपी ने इंदिरा गांधी जैसी मजबूत राजनेता को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस की सत्ता बेदखल हुई। जेपी और लोहिया के साए में जो नेता पल रहे हैं, जिन दो नेताओं का मैंने जिक्र किया जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते रहे, विपक्ष का पर्याय बन गए, उनके साए में रहने वाले या उनके नाम की राजनीति करने वाले लोग आज कांग्रेस के साथ मिलकर देश में विपक्ष को मजबूत करने के लिए तीसरी बैठक आज उन्होंने मुंबई में की। पहली पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी मुंबई। मुंबई तक आते आते कुछ बातें बनती हुई दिखी जरूर, मगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनकी पर्दादारी है। यह जो पर्दादारी है वही ओढ़ी हुई समझदारी है, मगर यहीं कहीं कोई चिंगारी। मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन परेशान मत होइएगा, मेरे साथ रहिएगा। चीज़ें आपको साफ साफ मैं बताना चाहता हूँ। कई बार कोशिश करता हूँ कि राजनीति ना करूँ, राजनीति की जगह जो आपके मुद्दे हैं, आपके सरोकार के, अस्पताल का है, एडमिशन का है, नौकरी का है, उसको लेकर चलूँ। लेकिन राजनीति में जो खेल होता है, जो आपको दिख रहा होता है, दरअसल के पीछे जो है खबर वहाँ होती है और वहाँ तक चलना लगता है कि बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सामने सही तस्वीर आए। इसलिए आज हमने कहा कि साथ ही हाथ बढ़ाना। मजबूत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, इसमें कोई दो राय नहीं। सक्षम और सवाल करने वाला प्रतिपक्ष वह तैयार करे। मुंबई में इंडिया मोर्चे के नेताओं ने बैठक के बाद जो बातें कहीं, उनमें कई बातें कॉमन थी, यानी कि उनका दोहराव था। जो एक आदमी कह रहा दूसरा भी, दूसरा जो कह रहा वो तीसरा भी। एक बात कई लोग लगातार कहते रहे, वो बात यूँ थी कि सरकार जो मोदी की है अहंकारी सरकार है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनके जरिए विपक्ष को परेशान करने वाली ये सरकार है। कहा यह भी गया कि हम सबों के बीच एक सहमति बन चुकी है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, हम देश को बचाना चाहते हैं और मोदी सरकार को हटा कर रहे हैं। इंडिया मोर्चे के नेताओं की बातों का लब्बो लुबाब यही रहा। एक के बाद एक आप सुन लीजिए, समझ में आ जाए। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं
और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। आने वाला समय मोदी सरकार के पतन का कारण बनेगा। और सरकार का पतन किन लोगों के चलते होगा? समाजवादी विचारधारा के दो बड़े नेता जिनका जिक्र मैंने किया, जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जीवन भर जातिवाद और वंशवाद, इसके खिलाफ राजनीति की। उनका बुनियादी वसूल है कि इसके विरोध में आप लगातार रहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो उनके समाजवाद के नाम पर अपनी पार्टी का नाम रखे हुए है, वो इसी के साए में चलती है। परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद की राजनीति। जेपी ने जो आंदोलन चलाया संपूर्ण क्रांति का, समाज को पूरी तरीके से बदलने का, वो लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के पास जाकर के रुक गया। आपको जात की राजनीति और परिवार की राजनीति करनी है। लेफ्ट का गढ़ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने गिराया और फिर उसी लेफ्ट की तरह एक विकल्प अपने साथ लेकर खड़ा हो गई। वही अराजक स्थिति, कहीं कोई विकास नहीं, गुंडागर्दी उसी तरीके की। एक सरकार जो गई, बस बदला कुछ नहीं, चेहरे बदल गए, पार्टी बदल गई, व्यवस्था वैसी की वैसी रही। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, वंशवाद की राजनीति करने वाली यह पार्टी जब खुद सत्ता में आई तो उसने कोई क्या मॉडल तैयार किया, विकास का कोई पैमाना उसने देश के सामने रखा। यह सब लोग हिंदुस्तान को चमकाएंगे। इन सब लोगों को लगता है कि इस देश की तकदीर बदल जाएगी। ये सब देश को बचाने के लिए आए हैं। मेरा किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के साथ कोई सरोकार नहीं है, लेकिन देश का हित जहां होता है, जब तरक्की के रास्ते पर दुनिया नए नए रास्तों से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विकास के कई अलग अलग टूल्स, वो सब अब आपकी समझदारी और आपकी ज़रूरत का हिस्सा हो रहे हैं। उस समय आप कहाँ खड़े हैं यह देश समझेगा नहीं क्या? वो जानेगा नहीं क्या? ज़रूरी है। विपक्ष का जो नया मोर्चा है, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मिलकर लड़ने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसकी जानकारी दी गई। मसलन ये बताया गया कि देश भर में गठबंधन की रैलियां होंगी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। कोऑर्डिनेशन कितना होगा नहीं पता है, लेकिन इस कमेटी में 13 मेंबरान हैं। अभी सीपीएम के एक मेंबर को शामिल किया जाएगा तो 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जाएगी। मोर्चा अपना कैंपेन थीम जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, यह रखेगा। 19 सदस्यों का एक चुनाव अभियान समिति उसको बनाया गया है। 12 मेंबर्स की सोशल मीडिया का एक वर्किंग ग्रुप, 19 मेंबर्स वाला मीडिया की देखरेख के लिए वर्किंग ग्रुप ये बनाए गए हैं और रिसर्च के लिए 11 सदस्यीय समूह का गठन किया गया है। ये बताया गया कि हम अब आगे बढ़ने के लिए अलग अलग जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हमने अलग अलग फोरम तैयार कर लिए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और जैसा मैंने कहा कि 13 नेता शामिल हैं। सीपीएम की तरफ से एक नाम आ जाएगा तो 14 लोग हो जाएंगे। इसमें कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, शिवसेना से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है उससे संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, आप से राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से ललन सिंह जो उनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, जीएमएम से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, सीपीआई से डी राजा महासचिव पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर। अब आप देखेंगे तो कई पार्टियों के जो आला कमान या शीर्ष नेता हैं वे इस कमेटी में नहीं हैं।
यानी कि संयोजक के लिए आप उनको रेस में मान सकते हैं। इनमें कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो मेज़बान थे इस बार की बैठक के। तो यह लोग संयोजक के तौर पर गिने जा सकते हैं, इनका नाम उस रेस में आप मान सकते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी से अलग अलग नेताओं का नाम दे रखा है। ज़रूरी नहीं कि यही बने, सोनिया गांधी भी हो सकती है। राहुल गांधी का नाम मैं जानबूझ करके नहीं ले रहा हूं, क्योंकि राजनीति की समझ कहती है कि राहुल गांधी के नाम पर जितना पचड़ा होगा उससे बेहतर है कि उनके नाम को आगे ना ही किया जाए। कांग्रेस इतना समझती तो जरूर होगी। अब यहां तक का सीन आपने समझ लिया होगा कि इंडिया मोर्चा के 28 दल मिलकर के लड़ेंगे। वे सब मान रहे हैं कि साथ हम लोग हैं। राजनीति में नेता जो मानते हैं उसको और हमें मानना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ सब अनिश्चित होता है। आज जो यहाँ है वह कल कहाँ रहेगा, और जो आज यहाँ है या कल जो कहीं होगा वो आज कहाँ होगा, यह तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिलहाल नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की कस्में खाई जा रही हैं। इसीलिए सभी नेता बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए। कैमरे लगे हुए थे, सामने मंच पर नेता अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तस्वीरें आप देखते रहिएगा। पटना और बेंगलोर में कई लोगों ने माइक थामा था, मगर इस बार ऐसा लगा जैसे कि एक सहमति बन गई है कि इतने ही लोग मीडिया के सामने बोलेंगे। बोलने वालों में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल शामिल थे। कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बोलना चाहते थे, मगर समय नहीं था। अब समय नहीं था या फिर कोई और कारण था, मगर दोनों बोल नहीं पाए। एक और बात, अगर आप साथ हैं, दिन भर माथापच्ची की, उसके पहले भी एक दिन आप लगातार मिलकर के बैठे और लड़ाई लड़ने के तमाम तरीके आप सोचते रहे, उस पर मंथन करते रहे, तो देश के सामने जब आप बैठे मीडिया के कैमरों के आगे, तो दिखाने के लिए आपको तो बैठना चाहिए था कि हम साथ हैं, मोदी के खिलाफ मिलकर हम लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी मीटिंग खत्म होते ही निकल गई, पीसी में नहीं थी। अखिलेश यादव एक तो बोले नहीं और दूसरा थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के बाद आहिस्ता कट लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीच से जाते हुए दिखे। नीतीश कुमार ने तो कम बोला पिछले बार के मुकाबले, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक रखा उसके बाद वो भी चलते गए। अब हेमंत सोरेन, हमारे सहयोगी अभिषेक कह रहे थे कि आप बताइए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए और फिर सपरिवार सिद्धिविनायक दर्शन करने के उनके पास टाइम है। यानी कि 2 दिन बैठ करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मोर्चा तैयार करके और ऐलान करने का जब समय आ रहा है देश के सामने, जब आपको दिखाना है कि हम सब एक हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, अपनी बात कह करके, और जब बात कहनी नहीं थी और आपको मौका नहीं दिया जा रहा था, तो कोई आदमी जब अपनी बात कह रहा था उसी दौरान आप कुर्सी से उठे और निकल गए। यह जो तस्वीरें होती हैं यह भी कुछ कहती हैं। यह देश जो है वो समझदार लोगों का है, और जो दिखता है उसके पीछे जो कुछ भी हो रहा आता है वो दिखते हुए के भीतर से भी आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग जैसे जैसे जाते रहे, जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला क्यों नहीं मिला, और जो नहीं आए क्यों नहीं आए, यह समझना भी ज़रूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं और लगातार 2 दिन जो मुंबई में बैठक हुई इस पर लगातार उनकी नज़र बनी हुई थी। अभिषेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता बैठे ज़रूर, कुछ बोले कुछ नहीं बोले, कुछ बिना बोले निकल गए और कुछ नहीं आए। ममता बनर्जी क्यों नहीं आई?
बिल्कुल देखिए बात तो साफ है कि जैसे देखिए इंडी अलायंस जो बना है, नया गठबंधन बनाया गया है, इससे साफ कहीं न कहीं मैसेज देने का प्रयास था कि इस तरीके से 2024 में मोदी को हराना है, एनडीए को हराना है। सवाल यही खड़ा होता है कि 2 दिन तो आप मुंबई में मीटिंग करते हैं, आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, आपके देश के अलग-अलग कोने से तमाम दल तो आते हैं यह दिखाने के लिए हम सब एक हैं। रात में डिनर पार्टी होती है, भोज होता है, तमाम मीटिंग होती है, उसके बाद दिन भर सुबह में मीटिंग होती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पास आधा घंटा 1 घंटा बैठने के लिए वक्त नहीं है। उनके पास यह वक्त है कि हाँ हमारा फ्लाइट है, फ्लाइट लेट हो रहा है, निकल जा रहा हूँ। आपको पता है कि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा चल सकती है, उसके बाद आप लोग फ्लाइट ले सकते थे, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया। देखिए इसके पीछे का जो जानकारी हमारे पास तो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी नाराज होकर निकली है मीटिंग से। नाराज इस बात पर होकर निकली है कि जब मीटिंग चल रही थी आज 10 बजे से, उस मीटिंग में ममता बनर्जी ने साफ साफ मुद्दा उठाया कि जो सीट शेयरिंग की बात है पहले उसको कर लिया जाए, फाइनल कर लिया जाए, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर ही तभी आगे बात बढ़ पाएगी कि किस दल को कितनी सीट मिल पा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लोगों का कहना था यह अभी बहुत जल्दबाजी होगी, आने वाले समय में इस पर हम बातचीत करेंगे। उसी मीटिंग से ममता बनर्जी उठकर जाने लगी थी, लेकिन ठीक बगल में बैठे शरद पवार ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, उनके लिए कुर्सी फिर से उन्होंने थामा और उनको बैठाया। तो यह हाथ पकड़ के बैठाया, ये भी बात बता दूं आपको। तो कहीं न कहीं ये साफ समझ में आता है कि ममता बनर्जी उस वक्त नाराज हो गई थी, लेकिन वो मीटिंग में शरद पवार के कहने पर बैठी। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना वो ठीक करीबन 3 बजे के आसपास, यानी आधा घंटा पहले निकल लेती हैं। और वो जब से हमने तो खुद उनसे पूछा कि आप क्यों निकल रही हैं, एक खबर अभिषेक मेरे पास भी ममता बनर्जी के नाराज होकर के जाने की, और वो क्यों है दर्शकों के सामने मैं थोड़ी देर में रखूंगा। लेकिन हेमंत सोरेन, आप कह रहे थे, हमने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वो बीच में ही उठते हैं और उठ करके धीरे धीरे टहलते हुए निकल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि वो मंदिर चले गए थे परिवार। बिल्कुल देखिए उसका पूरा प्रूफ है। पूरा देखिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बिल्कुल, अगर एक देखिए एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के 5 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे, सभी को उनके पार्टी के मुखिया के अलावा जो भी है तो उनको बोलने का मौका हर किसी को मिल रहा था, और इन्हें भी मौका मिलता, जो जानकारी हमारे पास थी। लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे, उन्हें लगा कि नहीं अब हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा या फिर इतना वेट करना सही नहीं होगा, वो निकल गए। और यह कहकर निकले, जो जानकारी उस वक्त में बताई गई कि उनकी भी फ्लाइट है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अपने सब परिवार के बाद सही तो थोड़ी देर बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर, यानी आपको बता दूं अगर लोगों को समझाने के लिए, जो जिस होटल में ग्रैंड हयात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उससे एयरपोर्ट मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन जो सिद्धिविनायक मंदिर है उससे कम से कम आधे घंटे की दूरी पर है। तो समझ लीजिए कि उन्हें और भी उल्टा साइड में है। आधे घंटे के लिए आपके पास समय है परिवार जा करके। दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके पास चार्टर्ड प्लेन भी है, और ये जितने भी लोग हैं इतने कद्दावर बड़े नेता हैं कि इनके अपने अपने चार्टर्ड प्लेन हैं। आपको अपनी मीटिंग, उस मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के सामने अपनी एकजुटता दिखाने की अगर जल्दबाजी है या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ठहर पाएं और आपको लगता है कि प्लेन छूट जाएगा, आप कोई आम आदमी तो है नहीं। आपके लिए 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी प्लेन रहेगा, नहीं होगा तो चार्टर्ड का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। लेकिन कम से कम आप बैठ करके एक मोर्चा हैं, एक साथ एकजुट हैं आप, यह दिखाने का जब मौका है तब तो दिखाइए। हर आदमी बोलता है उसके बाद निकल जाता है, बोलता है निकल जाता है, बोलता है निकल जाता है। यह सारी बातें किसी के गले नहीं उतर सकती हैं कि आपका प्लेन छूट रहा था इसलिए आपने इतनी अहम बैठक छोड़ दी। 2 दिन तक आप जो माथापच्ची करते रहे, 2 दिन मिल बैठ करके बात करते रहे, 2 दिनों तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीति तैयार करते रहे, और फिर जब मौका आता है देश के सामने अपनी बात रखने का तो आप इसलिए निकल जाते हैं कि प्लेन निकल रहा है, प्लेन छूट जाएगा। यह बात या यह कारण जो ये वजह बताई जा रही है, ये बहुत कमज़ोर और लचर है, आम आदमी के मानने के लायक नहीं है। यह तो अंदर खाने क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए एक सैंपल भर है। मगर एक और बात है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, वह लालू प्रसाद यादव का बयान है। उन्होंने अपनी बात रखते रखते और नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते आहिस्ता राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसा कहा जो आमतौर पे लोगों ने गौर नहीं किया होगा। लेकिन क्या कहा कि राहुल जी आप निश्चिंत रहिए, राहुल जी आप निश्चिंत रहिए, हम लोग मिल कर के लड़ेंगे।
सवाल ये है कि मिलकर लड़ने का आश्वासन राहुल जी को लालू प्रसाद यादव क्यों दे रहे थे? क्या वे किसी बात का इशारा दे रहे थे? पटना की बैठक में भी लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की शादी का मामला उठाकर ये कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम सब बारात में चलेंगे। अगर पटना वाले बयान को लालू प्रसाद के मुंबई वाले बयान से जोड़ करके आपके सामने मैं रखूं तो वो जो कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और बाकी जो मंझे हुए नेता हैं वो समझ नहीं रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे। ये सब लोग ऐसी ही भाषा में बात करने के माहिर हैं, इसलिए लालू प्रसाद की बात सब समझ रहे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी समझें और सुनें। तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीतता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपके मम्मी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। अब एक और बात समझिए, जो अभिषेक कह रहे थे कि ममता बनर्जी नाराज होकर के इसलिए चली गई क्योंकि वो चाहती थी कि सीटों के बंटवारे पर पहले सहमति तैयार कर लो, उसके बाद आगे चलो। लेकिन मेरे पास एक और खबर है, वो ये है कि ममता बनर्जी की नाराजगी का कारण है राहुल गांधी का मोर्चे के नेताओं या मोर्चे की पार्टियों की सलाह लिए बगैर अडानी का मामला उठाना। राहुल गांधी ने बैठक के पहले दिन अडानी के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें बताया कि अडानी देश का पैसा बाहर ले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार दरअसल उनके साथ मिलकर के देश का नुकसान कर रही है। ममता इस बात से नाराज है। वे कह रही हैं कि जब इंडिया गठबंधन बन चुका है तो अब हर मामला आपसी सहमति के आधार पर ही तय होना चाहिए, लेकिन राहुल ने बिना किसी से बात किए इस मुद्दे को उठा दिया। आपको यह भी याद होगा कि जब कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के मामले पर जेपीसी की मांग कर रही थी तो शरद पवार, जो आज ममता बनर्जी को कुर्सी देकर कह रहे थे कि बैठ जाइए, उन्होंने जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि जेपीसी की ज़रूरत है। यानी कि ममता बनर्जी और शरद पवार, यह दोनों नेता अडानी के मामले पर कमोबेश एक राय रखते हैं। राहुल गांधी की राह पर अरविंद केजरीवाल चलते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नज़र बना के रखी थी। उधर मुंबई में मोदी सरकार पर हमला हुआ, इधर दिल्ली में बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी को सुनिए। ये तीसरी बैठक थी। पटना, बेंगलोर, मुंबई। इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? में डाइवर्सिटी है। ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो। तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी, कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा थी। जो हम नीचे बैंड चला रहे हैं
दरअसल इसलिए चला है कि नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों के भीतर जो कुछ भी किया है, जिसका आंकड़ा वो बार बार रखते रहे हैं, वो है। और वो बताते हैं कि हमने हिंदुस्तान के विकास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसको ताकतवर देश बनाने के लिए, दुनिया में उसकी इमेज को बेहतर करने के लिए जिस रास्ते काम किया है, उसका नतीजा आपके सामने है। आंकड़ा सरकार जो कुछ भी रखती रही है, वही आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, जो नीचे आप बैंड पर पढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो पार्टियां मिलकर के हिंदुस्तान में हुकूमत चलाना चाहती हैं और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, उनके पास क्या रोड मैप है डेवलपमेंट का। रविशंकर प्रसाद यही कह रहे थे। सीटों का बंटवारा भी हुआ नहीं और इंतजार इस बात का है कि दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल के साथ कांग्रेस सीटों का बंटवारा कैसे करती है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को कितना सीट देती है, ये छोड़िए। अगर मैं कांग्रेस को ही बीजेपी के मुकाबले में रखूं और आंकड़ों के जरिए आपको बताऊं, तो 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर थी। इनमें से 176 सीटें बीजेपी ने जीती 190 में, और 14 ही मात्र कांग्रेस के हिस्से में गई। एक बात आपको और बता दूं, इन 190 सीटों में 134 सीटें ऐसी थीं जहां क्षेत्रीय दल या इंडिया के जो सहयोगी दल हैं, उनमें से किसी की कोई जगह नहीं थी। यानी कि बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस थी 190 में से 134 सीटों पर। तो 134 सीटों पर सीधा आमना सामना है। अगर आपको लगता होगा कोई और पार्टी इंडिया की लड़ रही होगी और उसने वोट काट लिया होगा, तो ऐसी स्थिति 134 सीटों पर बिल्कुल नहीं थी। जो गठबंधन विपक्ष का है मोर्चा, लगभग वहाँ नहीं के बराबर है। ऐसे में अगर 2024 में इस मोर्चे को मोदी के मुकाबले में खड़ा होना है या जीतना है, तो कांग्रेस को ताकतवर होना होगा। और ये सारी सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा की। यानी कि इन सीटों पर कांग्रेस के मजबूत होने पर ही इंडिया अपनी हैसियत के बारे में अनुमान लगा सकता है और मोदी को बेदखल करने के बारे में आप सोच सकते हैं। विपक्षी मोर्चे की तरफ से जो मीडिया संबोधन हुआ, उसमें देश की तरक्की के रास्ते पर देश आगे कैसे बढ़ेगा, या आज जो मुल्क के सामने चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे किया जाएगा, 370 को लेकर गठबंधन क्या करेगा और क्या कहता है, उसकी राय क्या है, और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, ऐसे मामलों पर चुप्पी थी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इन सभी मामलों पर गठबंधन की तरफ से कोई ब्लूप्रिंट लेकर के आए। सीट शेयरिंग और संयोजक जैसे अहम मुद्दे आपके सामने अभी हैं, सवाल अनुत्तरित हैं, जाहिर है उसको आपको पहले सुलझाना है। मगर कम से कम यह तो बताएं कि आपकी सरकार आती है तो देश को किस दिशा में आप ले जाएंगे। आप नरेंद्र मोदी जो कुछ कह रहे हैं या जिस तरह का मॉडल उन्होंने रखा है देश के सामने, उससे आगे क्या आप ले जा पाएंगे, यह देश तो जानना चाहेगा ना। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, यानी कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। जब नरेंद्र मोदी आए तो 10वें पायदान पर हिंदुस्तान था, आज 5वें पायदान पर है, और कहते हैं कि मुझे एक टर्म और दे दो आप, तो हिंदुस्तान को मैं 3रे पायदान पर लेकर के आ जाऊंगा। यानी कि मुल्क की जो माली हैसियत है वो बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी अपने 9 साल में सरकार के जरिए देश में जो कुछ भी कर चुके हैं उसका ब्यौरा बार बार रखते हैं और बताते हैं कि देखिए सरकार की नीतियों और उसकी सोच के साथ साथ विकास की रफ्तार में भी बदलाव आया है या नहीं। वो आंकड़ा देते हैं। वे कहते हैं कि 2014 में देश को मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और आज वो 692। 2023 में आज की तारीख में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जो 2014 में सिर्फ 6 थी। हाँ, आप यह जरूर कह सकते हैं कुछ संस्थानों में भी काम हो रहा है, बाकी 2014 तक देश 723 यूनिवर्सिटीज़ के साथ था, आज उनकी तादाद 1472 है। 9 साल पहले यानी कि 2014 तक देश में 16 IIT संस्थान थे, जिनकी संख्या आज की तारीख में 23 हो चुकी है। IIM यानी कि देश के बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, 2014 में उनकी संख्या 13 थी, आज 20 है। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन की जो क्षमता थी वह 2.34 लाख मेगावाट थी और आज की तारीख में वो 4,17,000 मेगावाट हो गई। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज की तारीख में 31 करोड़ हैं।
2014 तक देश में नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो 2023 में 1,44,000 से ज़्यादा हो चुकी है। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, वो सीधे पलट दीजिए, डबल कर दीजिए, 148 हो गई। मोदी के पीएम बनने से पहले देश में रेल मार्ग जो था 21,614 किलोमीटर का हिस्सा इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ था। बस आज की तारीख में वो 58,812 किलोमीटर हो चुका है, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3.25 गुना। तो अगर इस तरह की स्थितियां, मैं इंटरनेशनल इमेज जो देश की है उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, जो लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विकास के कुछ मॉडल जो मोदी ने रखे हैं, उस मॉडल की काट या उसका विकल्प क्या आपके पास है? अगर विपक्ष नहीं बता पाता है तो देश जानेगा और देश पूछेगा कि सिर्फ आप हटाने के लिए आए हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये सब लोग जेल जाने से बचने के लिए आए हैं, ये भ्रष्टाचार के जो मुकदमे हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए आए हैं, ये वंशवाद को चलाने के लिए आए हैं, देश को लूटने के लिए आए हैं। यह सारे उनके इल्ज़ाम आपके ऊपर सटीक बैठेंगे अगर आपके पास देश को आगे ले जाने का कोई विकल्प नहीं है, उसका मॉडल ब्लूप्रिंट नहीं है तो, और अभी तक नहीं। इसलिए इंडिया गठबंधन कहने के लिए 3 बैठकें उसने कर ली हैं। कहने की खातिर वो नरेंद्र मोदी को हटाने के मंसूबे से लबरेज है। कहने के लिए देश भर में वो आपस में मिलकर के नरेंद्र मोदी को 1 to 1 मुकाबला देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन असलियत ये है कि अंदर खाने बहुत सारे गिरह पेंच हैं जिनका सुलझना मुश्किल सा दिखता है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।